मेघ वर्षा, पांचवा पाठ ज्योग्राफी के कक्षा 8वीं। मेघ किसे कहते हैं या कितने प्रकार के हैं, कौन कौन? जल कण वायु में उपस्थित धूलकण व लवण कण कई तरह की कठोर कणिकाओं के साथ मिलकर मेघ या बादलों का निर्माण होता है और उसके रूपांतरित रूप को मेघ कहते हैं। वायु में उपस्थित जो जल के कण है उसमें धूल कण रहता है, लवण कण रहता है, कई तरह के कठोर कणिकाएं रहते हैं, उनको मिलाकर आपका क्या बनता है, बादल में बदलकर जो दिखाई देता है उन्हें हम मेघ कहते हैं। ऊंचाई के आधार पर मेघ को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अधिक ऊंचाई वाले मेघ जो 20,000 से ऊपर है, इनमें से 3 हैं, सीरोस्ट्रोटस, सीरोक्यूमुलस, सिरास। मध्यम वाले हैं आपका अल्ट्रोस्ट्रोटस, मध्यम ऊंचाई वाले में है अल्टोक्यूमुलस, और इसका ऊंचाई जो है 20,000 से 6,500 के बीच में रहते हैं। और 6,500 से नीचे वाले जो आकाश हैं मेघ हैं वह स्ट्रोटास, स्ट्रोटोक्यूमुलस, निम्बो स्ट्रोटस। और ये जो है लंबवत वाले हैं क्यूमुलस और क्यूमोलुम्बिनास। ये जो आपका लंबवत ऊंचाई वाले मेघ है, इनमें आपका नीचे से ऊपर तक जाते हैं, इसलिए इसका माप तीनों में रख दिया गया है। तो कुल मिलाकर मेघों की संख्या आपकी 10 है हुई। और मेघों का संक्षिप्त विवरण करें। मेघों का संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष है, आप यहाँ पर देख पाते हैं चित्रों की सहायता से, और पढ़कर इसे समझ सकते हैं विद्यार्थियों। मैं इसे आपको पूरा समझाऊंगा नहीं, आप इसे रोक कर वीडियो को देख सकते हैं, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अधपतन किसे कहते हैं? पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल के जल कण तरल या ठोस अवस्था में धरातल पर गिरने लगते हैं, इसे अधपतन कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी एक चुंबक है, उस चुंबक के कारण जो भी जल के कण है तरल रूप में यानी पानी के रूप में या ठोस रूप में, कठोर रूप में धरातल पर गिराती है, उस जल कण का कठोर रूप में गिराना ही या ठोस रूप को गिराना ही उसे अधपतन प्रिसिपिटेशन कहते हैं। वाष्पीकरण, संपृक्त वायु, शिशिरांक और संघनन से क्या समझते हैं? वाष्पीकरण आपका एक एक पॉइंट करके जो बोल्ड किया हुआ उसका आपको इसमें उत्तर मिल जाएगा। मैं आपके समक्ष इसे पढ़ देता हूँ। जल का वाष्प में परिणित होना वाष्पीकरण है, भाप में बदलना। ठीक है। किसी निश्चित तापमान में निश्चित परिमाण की वायु जितने परिमाण में जल वाष्प धारण कर सकती है, उस परिमाण में जब वायु में जल वाष्प कण उपस्थित होते हैं तो उस वायु को संपृक्त वायु कहा जाता है। माने वह वायु में जल वाष्प कण जितना उपस्थित रहता है उसको संपृक्त वायु कहते हैं। और जिस तापमान में वायु संपृक्त हो जाती है, मतलब जल वाष्प में बदल जाती है, तो उस तापमान को वायु का शिशिरांक कहते हैं। और चौथा है अंतिम, जल वाष्प कणों को जल कणों में परिणत होने की प्रक्रिया को संघनन कहलाती है। जल का वाष्प में बदल जाना, जैसे कि आप देखे होंगे स्टोव में अगर कोई बर्तन में पानी गर्म करते हो, उसके ऊपर ढक्कन रख देते हो, तो उस पहले क्या बनता है, जल का भाप बनता है। भाप के बाद जो ढक्कन में पसीज कर उसमें बूंदे बूंदे आती है, वो संघनन हो जाती है। और जो आपका भाप बनता है और भाप में जो जलकण में उपस्थित होते हैं तो उसे संपृक्त वायु कहते हैं। और जैसे जैसे वायु आपका जिस वायु में आपका जल वाष्प में परिणित होता है उसको शिशिरांक कहते हैं। ठीक है। आर्द्रता किसे कहते हैं? वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। हवा में जो जल वाष्प जितना जल का वाष्प का मात्रा रहता है उसे आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा एक प्रकार की संघनन है। पृथ्वी के सतह से पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरता है। जो पृथ्वी में आपका पानी है, भाप बनकर क्या होता है, उठ जाता है और उसको ठंडा होकर पानी में बदल जाती है संघनन होकर, और उसके बाद वो बूंदे जो गिरती उसे हम वर्षा कहते हैं। अच्छा, अपेक्षित आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? किसी दिए हुए तापमान पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उस ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं।
वर्षा कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन परिभाषित कीजिए। वर्षा 3 प्रकार के होते हैं, संवहनीय वर्षा, दूसरा होता है आपका पर्वतीय वर्षा और तीसरा होता है आपका चक्रवर्तीय वर्षा। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ संक्षिप्त में। संवहनीय वर्षा जो है आपका, वायु हमेशा निरंतर ठंडी होकर इसमें छोटी छोटी बूंदों में घनीभूत हो जाती है और धीरे धीरे जल कणों में बदल जाती है। ये जल कण धूल कणों से मिलकर का निर्माण करता है। अंत में मेघों और अधिक घनीभूत होने से जल कण में जल बूंदों में परिणत होकर धरातल पर गिरती है। अब जो हमारे यहाँ पर जो वर्षा होती है ज़्यादातर पर वो संवहनीय वर्षा होती है। पहाड़ी इलाकों पर जो होते हैं वो पहाड़ी वर्षा या पर्वतीय वर्षा कहते हैं। जो समुद्र से आने वाली जलवाष्प युक्त आर्द्र हवाओं के प्रवास मार्ग में जो कोई पर्वत या ऊंची भूमि स्थिति आ जाती है, यानी कि बीच में कोई पहाड़ आ जाता है और उस वायु को रोकता है और रोकने के बाद वहाँ से फिर भाप बनता है, भाप बनकर फिर मेघ बनकर फिर पानी बरसता है, तो उसको हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा। ठीक है। और फिर उसके बाद जब यहाँ संक्षिप्त में लिख भी दिया, पर्वतीय ढाल पर होने वाली वर्षा के कारण इस वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं और पर्वत के अवरोध के कारण वायु ऊपर होकर घनीभूत होकर वर्षा कहते हैं। चक्रवर्तीय वर्षा किसे कहते हैं? गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने पर हवाएं ऊपर की ओर उड़ जाती है और ठंडी हवाएं तेज़ी से कम दबाव की ओर आती है। मतलब कि जैसे गर्मी हवाएं ऊपर की ओर जाती है और उसके बाद तुरंत क्या है, उसको जाने के बाद तुरंत ठंडा भी होती है, तो इस इतना जल्दबाजी में क्या होता है, संतुलन बिगड़ जाता है दबाव का, और इस दबाव के कारण हवाओं में जो परिवर्तन होता है वो बहुत भयंकर परिवर्तन होता है, जिसमें चक्र हो जाते हैं। चक्र मतलब कि हवाएं बहुत देर का जोर का घूमने लगता है और इसी हवाएं से वर्षा भी होती है, जिसे चक्रवर्तीय वर्षा कहते हैं। चक्रवर्तीय वर्षा जैसे कि आपका अभी 3 दिन पहले आपका चक्रवर्तीय वर्षा यस यहाँ पर आया, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, फिर इसके बाद आम्फन भी आया है। और इसके बाद चक्रवर्तीय वर्षा से जो खामियाजा भुगतते हैं हम लोग, वो हम जानते ही हैं। जैसे कि आपका बाढ़ों में परिणमित हो जाना घर घरों में, फिर इसके बाद पेड़ पौधों का टूटना, इसके अलावा बहुत सारे जान माल का हमला होना, ये सब होते रहता है। ठीक है। अगला चलते हैं, अधपतन और अनेक प्रकार। देखिए, अधपतन के बारे में तो हम लोग जाने ही, उसमें से जो मुख्य है यहाँ पर, जैसे ओला वर्षा आप लोग जानते हो। ओला वर्षा का नाम सुने होंगे कि ऊपर से ओला गिरता है। ठीक है। तो ओला का वृष्टि होता है उसे, जिसमें आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो चित्र हैं, ये जो है ओला की वृष्टि हो रही है। होता क्या है कि जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है ना, वो आपका गिर गिर कर छोटे छोटे कणों में जल के कणों के साथ मिश्रण होकर बड़ा बन जाता है, और ये बर्फ़ के टुकड़े जो धरातल पर गिरते हैं उसे ही ओला का वृष्टि कहते हैं। और तुषारपात मतलब कि जिसे हम स्नोफॉल कहते हैं, ये जल के कण छोटे छोटे बर्फ़ के कणों में परिवर्तित होकर एक दूसरे से मिलकर छोटे बर्फ़ खंडों में परिणत हो जाते हैं। पृथ्वी के आकर्षण करती शक्ति के कारण ये तुषार धरातल पर गिरने लगता है। देखिए बच्चों, तुषारा मतलब केवल बर्फ़ आपका गिरता है, ओला वृष्टि मतलब बर्फ़ के साथ वृष्टि होती है। ठीक है। ओस क्या है? ओस पानी की छोटी छोटी बूंदें जो धरातल पर गिरती हैं, वो तो आप जानते ही हैं। कुहासा जो आपका पूरा जल के कण धरातल पर कुछ ऊपर धुओं की तरह वायु स्तर पर तैरती रहती है, इसे कुहासा कहते हैं। ठीक है। इसे आप विस्तार से यहाँ पर पढ़ सकते हैं बच्चों। और वर्षा को रेन गज यंत्र की सहायता से मापी जाती है। वर्षा को मापने का जो यहाँ पर इतना ज़्यादा वर्षा 150 सेंटीमीटर में वर्षा हुई, यहाँ पर इतना 120 में हुआ, तो जो भी है आपका वर्षा को रेनगेज की सहायता से मापा जाता है। रेनगेज याद रखिए, रेन गज माफ करिए, रेन गज। और स्थान के मानचित्र को समवर्षण रेखा द्वारा जोड़ा जाता है। तो जो भी हो बच्चों, आपके समक्ष ये मैंने मेघ वर्षा पाठ को रखा हूँ, और ये पाठ में आपका केवल मेघ और वर्षा के बारे में बतलाया गया है। मेघ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वर्षा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको यह संक्षिप्त में यह वीडियो में बतलाया गया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर कोई त्रुटि होती हो, तो आपको समझने में कोई दिक्कत होती हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख के भेजिए। मैं आपका समाधान करने की कोशिश करूँगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आपको इसी तरह का वीडियो आगे मैं देते रहूँगा और आपका यूट्यूब के द्वारा अगला कोर्स कराते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।